श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जी हाँ प्यारे साथियों, मैं आनंद आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोगों की विशेष मांग पर मैंने ये मैराथन लेकर आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें भाषा और लिपि से संबंधित समस्त प्रश्नों का संकलन मैंने किया है और आप लोगों की बातें मुझ तक पहुंची दिशांत सर के माध्यम से। और दिशांत सर ने कहा सर ऐसी क्लास लेके आइए जिससे जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हर स्तर पर फायदेमंद हो और वो देखें तो एक बार हाँ कहें कि ये क्लास जैसी है, अन्य क्लास से बेहतर ही होनी चाहिए। तो उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार मैंने ये कार्य किया है और आगे देखिएगा आज ये वीडियो कितनी बेहतर होती जाती है, कितनी लंबी होती जाती है, वो आप लोगों का साथ ही निर्धारित करेगा। आराम से मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो शेयर करने के बाद बिल्कुल क्लास छोड़ के ना जाइएगा, और फालतू के कमेंट भी ना कीजिएगा। आइए चलेंगे हम प्रश्नों की श्रृंखला पर बेहतर से बेहतर विकल्पों के साथ, और अच्छे प्रश्नों का संकलन है जिसमें आपका भाषा और लिपि ही है। एक बार देखते हैं लिखा क्या गया है। लिखा गया है यूपी पुलिस और आबलिक का चिन्ह है यूपीएसआई, और टॉपिक क्या है आपका हिंदी भाषा और लिपि। मैराथन एक ही क्लास में मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है। तो आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। ये आपका पहला प्रश्न आ गया, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। आप बताइएगा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भैया हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, और इत्मीनान से बताइए। आप लोगों के कमेंट में देख रहा हूँ कि आप लोग उत्तर क्या देते हो। क्या भैया भारोपीय भाषा परिवार, या द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी या तिब्बती भाषा परिवार, या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगर बात करें भाषा परिवार की, जैसे हम लोगों का समूह होता है, हम लोगों का एक विशेष परिवार और समुदाय होता है, उसी आधार पर समूह और समुदाय के आधार पर भाषा परिवार करके भाषा का विभाजन किया गया है। बात करें संसार में अगर भाषा परिवारों की, तो कई भाषा परिवार सक्रिय हैं, लेकिन भारत में प्यारे साथियों 4 भाषा परिवार सक्रिय हैं, जिसमें आपका ये भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी या तिब्बती भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार चारों हैं। लेकिन चारों में से अपनी प्यारी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है ये आपको बताना है। आप लोगों के उत्तर जैसा कि मुझे मिल रहे हैं और सकारात्मक उत्तर हैं, भैया क्या होगा, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा हिंदी है। लेकिन आप ये कतई मत मानिएगा, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत सिर्फ हिंदी ही आती है। पहले तो ये विभाजन मैं बताता हूँ किस भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी जनता आती है। मैं पूरा मान लेता हूँ भैया 100%। कितना? 100 में से भारत में निवास करने वाली 73% जो जनता है वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। बात करते हैं हम द्रविड़ भाषा परिवार, यहाँ पे भैया 25% जनता द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगर बात करें भैया चीनी या तिब्बती भाषा परिवार या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की, तो आप जानिएगा यहाँ पे हाँ 1.7% ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी या तिब्बती भाषा परिवार के 0.3% लोग आते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे भैया ये तो विभाजन हो गया। अब भारोपीय कहते किसे हैं इस पर विचार कर लेते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बना, ये बना भैया भारत और यूरोप, और इसमें लास्ट में ई प्रत्यय लगा, यानी कि भारत और यूरोप की दोनों लोगों की जो सम्मिलित भाषा थी उसी को भारोपीय भाषा परिवार कहा गया। तो हिंदी आई इसके अंतर्गत। अगर हम बात करें द्रविड़ भाषा परिवार की, तो भारत को 2 भागों में बांटा जाता है। एक
दक्षिण भारत और उत्तर भारत। तो द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में ज़्यादा क्रियाशील है। कहाँ पे भैया? दक्षिण भारत में ज़्यादा क्रियाशील है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का मैंने पोस्टमार्टम किया, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर हम चलें। अगले प्रश्न पर भैया आ गया, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अब ये बताओ, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएंगे भैया, हिंदी ऑप्शन में दिया है, संस्कृत है और तमिल है, उर्दू है। तो अब बताइएगा कौन सी भाषा बोली जाती है? आप कहोगे भैया क्या है? हिंदी। क्यों है हिंदी? अगर भैया हम बात करें तो अपने यहाँ 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने भैया? केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, और सब मिला के 10 राज्य ऐसे हैं, 10 राज्य हैं हिंदी भाषी, 10 राज्य हिंदी भाषी हैं। तो अब ये बताइए, जब 28 और 8 को मिला देते हैं, उनमें से 10 हिंदी भाषी राज्य होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात होती है हिंदी को बोलने वाले लोग ज़्यादा होंगे, हिंदी को बोलने वाले ही लोग तो ज़्यादा होंगे। अब बात करें भैया संस्कृत, संस्कृत को बोलने वाले कम ही हो गए हैं, भले प्राचीन भाषा है। और साथ ही मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, किस राज्य की राज्य भाषा संस्कृत है? कमेंट में बताइए। और तमिल किस राज्य में बोली जाती है? और उर्दू का अर्थ क्या है? तो मैं बताता हूँ, आप लोग देते रहिए भैया। देखिएगा, संस्कृत उत्तराखंड, भैया कहाँ? उत्तराखंड, उत्तराखंड की राज्य भाषा है, उत्तराखंड की राज्य भाषा, बात समझिएगा। और द्वितीय राजभाषा है, पहली राजभाषा तो राजभाषा हिंदी है। फिर अगर तमिल की बात करें भैया, तो ये तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बोली जाती है। अगर विदेशों में तमिल की बात करें तो दूसरे देशों में भैया श्रीलंका में बोली जाती है। कहाँ पे? श्रीलंका में भी तमिल बोली जाती है। फिर आगे आते हैं भैया, उर्दू का मैंने अर्थ पूछा था। उर्दू का अर्थ होता है क्या भैया? शाही बेड़ा। क्या होता है? शाही बेड़ा या शाही पड़ाव, शाही बेड़ा या शाही पड़ाव। अब बात करेंगे भैया, शाही बेड़ा या शाही पड़ाव का मतलब क्या होता है? जो हमारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर जब व्यापारी और कबीले के लोग आक्रमण करते थे लूटपाट करने के लिए या उपनिवेश बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो वो एक सेना का गठन करते थे। सेना में जो लोग भर्ती होते थे, मुख्यतः तुर्की और अरब, इराक, ईरान वगैरह जो भी राज्य हैं, तो वहाँ पे भैया मुस्लिम देशों में 3 भाषाओं का वर्चस्व ज़्यादा है। क्या है? फारसी है, अरबी है और तुर्की है। तो जो लोग सेना में भर्ती हो जाते थे, सेना में भर्ती होने के बाद उनकी एक खिचड़ी टाइप में भाषा बन जाती थी, मिश्रित भाषा बन जाती थी, उसी को क्या कहा गया? उर्दू कहा गया। और उसका प्रचलन अपने भारत में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि में ज़्यादा है। आपके दिमाग में कभी ये संशय न रहे कि मुस्लिम देश जो पुराने हैं वहाँ पे उर्दू का प्रभाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रभाव अपनी ही तरफ है। तो बात समझ में आई? दूसरे भी प्रश्न का पोस्टमार्टम हो गया। अब बताओ, आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ा जाता? पढ़ते हैं। आप कहते क्या है? गुरुजी ऐसे ही बता के आगे निकल जा रहा हूँ, निकल जा रहे हैं। तो आज तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको पता चलेगा कि साहित्य होता क्या है। और भाषा और लिपि का ऐसा पोस्टमार्टम करूँगा ना कि आप सदियों तक याद रखोगे, कहोगे कि हाँ किसी गुरुजी ने पढ़ाया था, किसी संस्था के गुरुजी ने पढ़ाया था, और लक्ष्य क्लासेस का नाम आपकी ज़ुबान पे होगा, साथ ही मेरा भी नाम होगा थोड़ा बहुत। चले आगे बढ़ें। ये आ गया आपका तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न को देखकर आप उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा। लिखा क्या गया है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो किससे हुआ है भैया? यही बतिया तो बताना है। ऑप्शन आपके समक्ष रखे गए हैं, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, पाली प्राकृत या वैदिक संस्कृत। तो अब यहाँ पे आप संशय में पड़ गए, सोचोगे गुरुजी बचपन से यही बातें बताई गई कि हमारी हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत है। हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत है। तो आप संस्कृत के चक्कर में
बता ले जाते। लेकिन यहाँ पे एक नई बात क्या हो गई है, नई बात ये हो गई है, संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया, वैदिक और लौकिक में बांटा गया। भैया थोड़ा सा समय मैं लूँगा आपका और विचार करूँगा, देखिएगा, इत्मीनान से बिल्कुल चलिएगा, जल्दबाजी नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। भैया अगर हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो यहाँ से मैं लिखता हुआ चलता हूँ, यहाँ पे आपका आ जाता है संस्कृत। कहोगे हाँ गुरुजी। फिर भैया संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं, किस में बांटेंगे, एक वैदिक संस्कृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत, और वैदिक के बाद भैया यहाँ पे हो जाएगा लौकिक, क्या हो जाएगा, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद क्या हो जाएगा भैया, बोलते रहो पाली, और पाली के बाद क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, और प्राकृत के बाद क्या हो जाएगा भैया, अपभ्रंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही रूप है सौरसेनी, अपभ्रंश का ही सौरसेनी, और सौरसेनी से क्या आता है भैया, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से आपका क्या निकलता है, खड़ी बोली, क्या है भैया, खड़ी बोली। और आपसे ना खड़ी बोली पूछा ना पश्चिमी हिंदी पूछा, आपसे पूछा हिंदी का जन्म किससे हुआ है, तो आप बताओ किसको बताओगे। तो भैया ये देखिएगा, अगर यहाँ पे संस्कृत दिया होता, संस्कृत दिया होता तो हो सकता है आप मान लेते, लेकिन यहाँ पे हिंदी कहाँ से निकली है, अपभ्रंश से ही, और कौन से अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, तो आपका उत्तर क्या होगा भैया, अपभ्रंश होगा, क्या होगा, अपभ्रंश होगा। चलो एक बात का उत्तर और दो, आप सबका समय बता दो, आप सबका समय बता दो, चाहे मैंने पढ़ाया हो आपको भाषा या दिशांत सर ने पढ़ाया हो, दोनों लोगों ने बेहतर तरीके से आपको भाषा पढ़ाया है, तो उत्तर दो, आएगा मजा। भैया वैदिक संस्कृत का समय मैं बताऊं तो ये होता है भैया सन 1500 ईसा पूर्व, कब भैया, 1500 ईसा पूर्व से कब तक, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पे लौकिक संस्कृत का समय क्या होता है, 1000 ईसा पूर्व से भैया 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। और अगर बात करें पाली के समय की तो देखिएगा सिर्फ पाली, यहाँ पे पाली का समय लिख रहा हूँ, तो ये 500 ईसा पूर्व से भैया प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। अब यहाँ पे प्राकृत का समय लिखूं तो यही प्रथम शताब्दी से, प्रथम शताब्दी से, ध्यान दो, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी भैया, कब, 500 ईस्वी का समय होता है। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि लिखूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और प्रश्नों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। मैं बात करूं भैया, ये जो विभाजन हुआ, आप ध्यान दीजिए, एक बात होती है कि जब आर्य लोग भारत में आते हैं तो कई विकासपूर्ण कार्य होते हैं, तो उसी कड़ी में भाषा का भी विकास हुआ, जिस आधार पे भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। मौखिक ही सुन लीजिए, पहला है भैया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल निर्धारित किया गया 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। इतिहास की पुस्तकों में आपको थोड़ा सा परिवर्तन मिलता है, 600 ईसा पूर्व करके लिखा हुआ मिलता है। और उसके बाद का समय क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद क्या आता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल क्या होता है, जिसका समय काल क्या होता है, 1000 ईस्वी से लेके अब तक, है ना। तो अब यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत को रखा गया, संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसमें बांटा गया। और उसके बाद आगे क्या हुआ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आपका पाली हुआ, पाली के बाद प्राकृत हुआ, प्राकृत के बाद क्या हुआ, अपभ्रंश हुआ। और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में ये जो आपका उपबोलियों का क्रम है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, है ना, ये सारे, और पहाड़ी हिंदी, इनका विभाजन वगैरह जो हुआ, जो मौके पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बातें तो समझ में आ गई, कमेंट से बताइएगा। चलूँ मैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर, ठीक है। चलिएगा, अगला आ गया भैया 4थे नंबर का प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप बताइएगा भैया क्या है, ढूढ़ाली बोली है। अब ढूढ़ाली बोली किससे संबंधित है, ढूढ़ाली बोली किससे संबंधित है, पश्चिमी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। अब बताइएगा भैया, जल्दी से बताइएगा, ढूढ़ाली बोली कहाँ से है भैया, ढूढ़ाली बोली कहाँ से है। तो मैं आपको बताऊं,
भैया ढूढ़ाली बोली पूर्वी राजस्थान की है और पूर्वी राजस्थान को ही बोली को क्या कहा जाता है? जयपुरिया। क्या है? जयपुरिया। जयपुरिया को ही ढूढ़ाली क्या कहते हैं? ढूढ़ाली। जयपुरिया को ही ढूढ़ाली कहते हैं, जल्दी से बोला जाता है। आई बात समझ में? ये बातें हो गई भैया। और इनका जन्म सभी राजस्थानी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, चले आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आ गया भैया, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। भैया ब्रजबुली एक नाम है और कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? क्या पंजाबी जानी जाएगी, मराठी जानी जाएगी, या गुजराती, या पुरानी बांग्ला? अब उत्तर दे दो तो जाने, दिमाग की बत्ती जल गई होगी। भैया देखो, पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बांग्ला। तो आपका सही उत्तर क्या होगा भैया? पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहा जाता है। किसको? पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहा जाता है। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, इन तीनों भाषाओं की लिपि बता दो तो जानूं। इन तीनों भाषाओं की लिपि बता दो तो मैं जानूं। पंजाबी किस लिपि में कहोगे गुरुजी? गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि। अब भैया मराठी अपनी देवनागरी में ही, किसमें? देवनागरी में ही लिखी जाती है, याद रखना। मराठी अपनी देवनागरी में महाराष्ट्र में बोली जाती है। और गुजराती की लिपि गुजराती ही है। गुजराती की लिपि गुजराती है। गुजराती के अलावा सौराष्ट्री भी कह सकते हैं। सौराष्ट्री कह सकते हैं क्योंकि गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र ही तो है। आया मजा आया? आगे बढ़ूं, एक बात और बताते चलिए कि अगर बांग्ला भारत में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल की भाषा है, तो बांग्ला और कहाँ पे बोली जाती है? अरे अपने बगलिया बांग्लादेश, जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना 1905 में, तो अब देखिएगा यहाँ पे बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है। और वहाँ का जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमार सोनार बांग्ला को वहाँ का राष्ट्रीय गीत भी घोषित किया गया है। चले आगे बढ़े, मजा आया? चलिए आगे चलते हैं। ये 6ठे नंबर का प्रश्न। अब बताओ भैया, अब बताओ, कमेंट में आप बताइए, आपके लिए रोचक बातें आपको मिल रही हैं कि नहीं? ऐसे ही चलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई दिक्कत है ये नहीं है। चलो आगे बताओ भैया, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? अब आएगा मजा। अब बता दो तो जाने। क्या खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधि है, या पाली है? भैया यहाँ पे तो ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हो। जब ऑप्शन कैंसिल करना आ जाएगा तब उत्तरवा आप सही दे ले जाओगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आपको आपके पथ से डिगा सके, हिला सके। आइए मैं पहले ऑप्शन कैंसिल करूंगा, तार्किक बुद्धि लगाते हैं। भैया निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश नहीं है, यानी कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप नहीं है? तो अब ध्यान दीजिए, वही किस पे? ये तो बोली है। क्या है भैया? ये तो बोली है, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ब्रज भाषा ये भी कैंसिल हो जाएगा, अवधि भी कैंसिल हो जाएगा। अब पाली ही सही होगा। कहोगे गुरुजी सही कैसे होगा? ये क्रमवा जानो, एक क्रम ये ऐसा जानो, एक सरल क्रम आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आप पढ़ते हो संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या पढ़ते हो? पाली, पाली के बाद क्या पढ़ते हो? प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या पढ़ते हो? अपभ्रंश पढ़ते हो। और अपभ्रंश के बाद कुछ लोग अवहट्ट भी बता देते हैं, अवहट्ट के बाद क्या बता देते हैं? हिंदी बता देते हैं। अब बताओ, संस्कृत का जब रूपवा बदला तो पाली ही तो हुआ। संस्कृत का रूप बदला तब पाली ही तो हुआ, क्योंकि पहले कहा क्या जाता था? पहले कहा यह जाता था कि संस्कृत देववाणी है, देवताओं ने ब्राह्मणों को दिया। और क्या है, देवता ब्राह्मण ही पढ़ते लिखते थे। और उसके बाद जब आपके आ जाते बौद्ध धर्म के संरक्षक, बौद्ध धर्म के प्रथम आचार्य कौन है? महात्मा बुद्ध। तो शाक्य कुल के क्षत्रिय, अन्य जाति के लोग भी पढ़ने और लिखने लगे, इसलिए पाली को प्रथम जन भाषा या देसी भाषा की भी संज्ञा दी गई है। और रक्षा करने वाली भाषा भी तो कहते हैं। तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? पाली होगा कि नहीं होगा? और पाली का विभाजन, आओ लोग ज्ञान लोगे कितना लोगे, कितना बताऊं? आप बताओ, पूरा भरा पड़ा है, ये तोड़ता हूं भैया। प
पा और ली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका आशय होता है रक्षा करने वाली भाषा, रक्षा करने वाली भाषा। और पाले में लिखा क्या गए, बौद्ध धर्म ग्रंथ। क्या लिखे गए, बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए, बौद्ध धर्म ग्रंथ। और इसे क्या कहते हैं, प्रथम जनभाषा या देशी भाषा, भारत की प्रथम जनभाषा या देशी भाषा नाम से भी पाली को जाना जाता है। बात समझ में आई। चलो खड़ी बोली का पुराना नाम बता देता हूं। खड़ी बोली का पुराना नाम क्या है, कहोगे गुरुजी कौरवी है। किसने कहा, राहुल कृत्यायन। हाँ, थोड़ा वर्तनी में मिस्टेक होगा, सांकृत्यायन है, सांस्कृत्यायन नहीं है, सांकृत्यायन है। और ब्रजभाषा को भैया काव्य भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य भाषा। और अंतर्वेदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्वेदी भाषा कहते हैं, अंतर्वेदी भाषा। किसने कहा अंतर्वेदी, ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। और अवधि का केंद्र बता देता हूं। अवधि का केंद्र क्या है, अवधि का केंद्र भैया लखनऊ है। अवधि का केंद्र क्या है, लखनऊ है। बात समझ में आई। और क्या लोगे, ऐसे तो होता है पोस्टमार्टम। अब वीडियो को शेयर करो और पूरी वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पर चलें। ये भैया आगे आपका 7वें नंबर का प्रश्न, और जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या ही कमाल करता है भाई, क्या ही कमाल करता है। अब पूछा क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इसको तो छोटा बच्चा बता दे भाई। कौन बता दे, छोटा सा बच्चा भी बता दे कि गुरुजी होगा क्या। भैया यहाँ पे अगर गुरुमुखी की बात करें, गुरुमुखी में तो पंजाबी लिखी जाती। कौन सी, पंजाबी लिखी जाती। कदो गुरुजी बता दिया। अब भैया ब्राह्मी तो प्राचीन लिपि है, ये है। क्या लिखी जाती है, हिंदी अपनी देवनागरी में लिखी जाती है। और सौराष्ट्री इसमें तो गुजराती लिखी जाएगी ना, गुजराती लिखी जाएगी। और ब्राह्मी लिपि तो प्राचीन लिपि है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ठीक है। और देवनागरी में हिंदी के अलावा भैया नेपाली, क्या, नेपाली और मराठी और क्या, संस्कृत आदि भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। बात समझ में आई। चले आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। एकदम इजी प्रश्न, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अब बताओ तो जाने, अब बता दो तो मज़ा आ जाएगा। अब तो मज़ा आ जाएगा, आप बता दो तो मैं मान लूँ कि आप योग्य हो। चलो बताओ कि भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो भैया शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। अब बताओ तो मुख्यतः किससे हुआ है भैया, कैसे होगा। मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, और एकदम एकाग्रचित होकर समझिएगा। भैया क्या है, कहोगे गुरुजी आपने बताया ब्राह्मी लिपि। ठीक है। अब इसको भैया मैं 2 भागों में बांटूंगा। कितने भागों में बांटूंगा, 2 भागों में बांटूंगा। एकदम विचार करिएगा, 2 भागों में मैं इसे बांट दूंगा भैया। तो 2 भागों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा भैया उत्तरी ब्राह्मी। क्या होगा, उत्तरी ब्राह्मी। बात समझ में आ रही। और ये क्या होगा भैया, दक्षिणी ब्राह्मी। क्या होगा, दक्षिणी ब्राह्मी। अब दक्षिणी ब्राह्मी हो गया, ध्यान दो। अब उत्तरी ब्राह्मी को ही भैया कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कुछ विद्वान कुटिल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटिल लिपि नाम दिए हैं। अब उत्तरी ब्राह्मी को ही 2 भागों में बांटेंगे, और बांटेंगे तो लिखेंगे क्या, ये गौर कीजिएगा। हम इसको लिख क्या सकते हैं, लिख कर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भैया नागर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, शारदा। नागर लिपि और शारदा लिपि में विभाजन हुआ। अब नागर लिपि के ही 2 विभाजन हुए। ये आपका हो गया पश्चिमी शाखा। क्या हो गया भैया, पश्चिमी शाखा। और ये हो गया आपका भैया पूर्वी शाखा। क्या हो गया भैया, पूर्वी शाखा। क्या हो गया, पूर्वी शाखा। और आपसे पूछा है भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि आई है।
प्रारंभ में कौन सी लिपि थी, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको समझ में आया होगा। तो जब भैया पुरानी लिपियां ये थी आपकी ब्राह्मी लिपि, तो इसी से तो विकास हुआ होगा। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ है। एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? ललित विस्तार। क्या नाम है? यहाँ पे लिख देता हूँ, ललित विस्तार, याद रखिएगा, ललित विस्तार। ये लिपियों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें लिपियों से संबंधित बातों को संकलित किया गया है। बात समझ में आई भैया? बात समझ में आई? चलूँ आगे बढ़ूँ, इतनी जानकारी पर्याप्त है। चलो हाँ, लिख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिल रहे हैं, अरे भैया बड़ी मेहनत की गई है, ऐसे एक दिन में किसी को आता नहीं है। मेहनत करता तभी आपके सामने बेस्ट कर पाता है। और मैं तो कहता हूँ, जिस तरह एक दीपक को जलने के लिए बाती की आवश्यकता होती है, बाती के साथ तेल भी। अब भैया बाती तो मैं हूँ ही, जल ही रहा हूँ, लेकिन तेल आप लोग बनिए। आप लगातार बने रहेंगे और वीडियो की वॉचिंग ज़्यादा होगी तो अगली मैराथन क्लास और ही बेहतर लेके आऊँगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप बेहतर मेरे साथ रहोगे, मैं आपके साथ बेहतर कर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ूँ। अगला प्रश्न आपका आ गया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। अब इस पे समय नहीं लगेगा। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो अब भैया यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन कंसलेशन का भी जुगाड़ लगा लेते हैं। तो भैया डी वाला, ये क्या है? ये तो लिपि का नाम है, ये तो लिपि का नाम है, देवनागरी तो होगा नहीं। अब खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि, तीनों में ज़्यादा प्रचलित कौन है? इतना तो दिमागवा लगाओ, कहोगे गुरुजी खड़ी बोलिया है, लगा दिए फट से। बाकी अब ये बताइए, अवधि और ब्रजभाषा भी हिंदी के ही रूप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन खड़ी बोली से पहले अगर काव्य रचनाओं की बात की जाए तो ब्रजभाषा में की गई हैं। अच्छा चलो, अवधि से संबंधित कोई भी पुस्तक बता दो, जो पुस्तक अवधि में लिखी गई, एक पुस्तक का नाम बता दो। मैं मानूं आप साहित्य पढ़ते हो, बताओ अवधि में लिखी गई पुस्तक। मैं कहता हूं वो पुस्तक सब जानते हो, यदा कदा आप लोग पढ़े भी होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ा ना हो। आपको मैं बताऊं, चलो अवधि से संबंधित पुस्तक मैं बताता हूं। अवधि से संबंधित पुस्तक भैया, एक तो रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस। और तुलसीदास ने लिखा है, किसने? तुलसीदास ने। ये बात हो गई। इसके अलावा आपकी पुस्तक जो है पद्मावत। क्या भैया? पद्मावत। ये जायसी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? जायसी द्वारा लिखित है। बात समझ में आई? क्लियर है? चले आगे बढ़ें। अच्छा, देवनागरी शब्द बना कैसे है, इस पे विचार कर लेते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, देवनागरी शब्द बना कैसे हैं। यहाँ पे भैया देवनगर नाम का एक स्थान है, कहाँ पे है? गुजरात में है। और देखो नागर, भैया नागर ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण को नागर कहा जाता है। तो देवनगर से भैया देव लिए और नागर ब्राह्मणों को कहा जाता है, बड़ी की मात्रा प्रत्यय के रूप में जोड़ दिए और आपका शब्द क्या बन गया? देवनागरी। क्या बन गया भैया? देवनागरी। ये इसका प्रचलित नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया? अब बताओ, हमारे यहाँ आपके लक्ष्य परिवार में जो जीएस के धुरंधर अध्यापक महोदय हैं, एक तो इंदु सर और एक महेंद्र सर, दोनों लोगों ने इसे पढ़ाया है। मैंने खुद सुना है, अच्छे से पढ़ाया है। किसी के उत्तर गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपका अपने अध्यापक, अपने गुरुजी के प्रति अनुराग है तो किसी का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए और संविधान अच्छे से पढ़े हो दोनों लोगों से। बताओ क्या होगा भैया? 343, 351 या 434 से 315 और 443 से 135 या 334 से 153। और साथ ही वो उत्तर सही होने के बाद सारे अनुच्छेदों में अगर बता सको, कमेंट में बताओ कि किस अनुच्छेद में क्या है जो ऑप्शन में है। मैं आपको बता दूं भैया, यहाँ पे जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं बता रहा हूं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये जिक्र किया गया है। कब तक? ए वाला विकल्प राइट है, ए वाला विकल्प आपका सही है। ठीक भैया, चले आगे बढ़े और इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका आ गया, दक्षिण भारत
हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? अब बता दो जाने। और संजोग से सारे राज्यों दक्षिण भारत के दे दिए गए, आप इसमें ऑप्शन में नहीं कैंसिल कर सकते। बताओ हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर, जल्दी से बताओ। भैया कहाँ पे है? चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में है। अच्छा, बेंगलोर को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली भी तो कहते हैं। ठीक है। हैदराबाद में किसका राज था? निजामों का राज था। मैसूर ये तो टीपू सुल्तान वाला। और भी बातें करते हैं ना, क्योंकि हिंदी से संबंधित और बातें तो है नहीं। और चेन्नई कहाँ की राजधानी? तमिलनाडु की, है ना। बेंगलोर कहाँ की? कर्नाटक की। हैदराबाद कहाँ की है? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? बताओ जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न आ गया भैया 12वां। संविधान के अनुच्छेद, भैया क्या लिखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अब बताओ किस विषय का वर्णन है? किस विषय का वर्णन है? अब तो आ गया मजा। अब बताओ, पढ़े हो पॉलिटी? अब बताओ तो जानते हैं, पढ़े हो पॉलिटी? बताओ तभी तो जाने आपकी क्वालिटी। पढ़े हो पॉलिटी, अगर बता ले गए तभी तो जानेंगे आपकी क्वालिटी। बताओ क्या है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351 में क्या है? और साथ ही ये भी बताइए संघ की राजभाषा संबंधित बातें किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय की भाषा कहाँ पे है? पत्राचार की भाषा कहाँ पे है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश कहाँ पे है? बताओ भैया। 351 में तो ये है, सही है। और न्यायालय से संबंधित भाषा की चर्चा 348 में है, 348 में है। तो कहा यह जाता है ना, कुछ कदम चलो तुम, कुछ कदम चले हम। दो का मैंने बता दिया, आप बता दो, मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। चलिए आगे, आगे चलते हैं। ये 13वें नंबर का प्रश्न आ गया। और क्या है भैया? आज प्रश्न ना पूछिए कितने हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे। खड़ी बोली हिंदी के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप बताओ भैया कैसे विकसित हुई है? कैसे? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राह्मण? तो भैया आप बताओ खड़ी बोली कहाँ से निकली है? अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं, यहाँ पे ये देखो, ये ब्राह्मण, ब्राह्मण से इकलौती भाषा भैया सिंधी निकली है। क्या है? सिंधी। और सिंधु नदी जहाँ पे बहती है वहाँ पे बोली जाती है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सौरसेनी की भैया, सौरसेनी से समझिएगा, सौरसेनी से एक भाषा निकली गुजराती। क्या निकली भैया? गुजराती, पूरे गुजरात राज्य में। अब यहाँ पे आया भैया पश्चिमी हिंदी। क्या आया? पश्चिमी हिंदी। बातों को समझिएगा, पश्चिमी हिंदी। और उसके बाद आपका आया राजस्थानी। क्या आया भैया? राजस्थानी हिंदी। कहोगे गुरुजी ठीक है, अब आगे बताओ। आगे ये होगा भैया, आगे ये होगा, समझिएगा, पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म हुआ। कितनी? 5 बोलियां। क्या है भैया? हरियाणवी है, हरियाणवी। हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बांगरू कहते हैं। हरियाणा के साथ दिल्ली देहाती क्षेत्र। और उसके बाद भैया क्या है? कन्नौजी है। क्या है भैया? कन्नौजी है। और कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज है। क्या है भैया? कान्यकुब्ज है। ठीक है। इत्र नगरी भी कन्नौज को कहते हैं। और उसके बाद भैया क्या है? बुंदेली। क्या है भैया? बुंदेली। बुंदेली के अलावा क्या है भैया? ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है। और ब्रजभाषा के बाद अपनी क्या है? खड़ी बोली है। क्या है भैया? खड़ी बोली है। तो आपसे पूछा क्या था? 1 2 3 4 5, 5 है। और राजस्थानी हिंदी से तो आपका तो पता चल गया भैया, 4 बोलियां हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ चारों कौन कौन सी हैं। ये है भैया मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती और मालवी। मालवी के अलावा जयपुरिया। क्या है भैया? जयपुरिया है। ठीक है, ये है। अब बताओ खड़ी बोली हिंदी के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप कहोगे गुरुजी सौरसेनी से विकसित हुई है। मागधी से क्या निकला भाई? मागधी से देखिएगा, मागधी से क्या क्या निकला है ये जानिएगा भैया। यहाँ पे असमिया निकला। क्या है? असमिया। असमिया के अलावा ओडिया। क्या है भैया? ओडिया। ओडिया के अलावा क्या भैया? बांग्ला। बांग्ला। अब भैया बांग्ला के अलावा इसी से है, बांग्ला के अलावा
बिहारी हिंदी। क्या भैया? बिहारी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से क्या? मैथिली, मैथिली और मगही, मगही, मगही के अलावा भोजपुरी, मगही के अलावा भोजपुरी भी निकली। और अर्धमागधी से भैया पूर्वी हिंदी। कौन? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से क्या? पूर्वी हिंदी से क्या? आप गौर कीजिएगा, पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से आपका अवधी। क्या हो गया? अवधी। अवधी के अलावा बघेली, बघेली के अलावा आपका छत्तीसगढ़ी। क्या है भैया? छत्तीसगढ़ी। ये आपकी बोलियां हैं। आ गई बात समझ में? आई? चले आगे बढ़ें, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया भैया, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? बघेली बोली का जन्म किस उपभाषा से है? जल्दी से बताइए। राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? अभी तो तुरंत बताया। किससे है भैया? किससे है भैया? किससे है? आप बताओगे गुरुजी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और बघेली के साथ अवधी और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी से कौन? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरिया। बिहारी हिंदी से अभी मैंने बताया असमिया, ओडिया, बांग्ला, सॉरी, बिहारी हिंदी से मैथिली, मगही और भोजपुरी। और पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी, अभी बताया, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका आ गया, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अब बताओ तो जाने, अब बताओ तो जाने, जल्दी से बताइएगा। क्या पंजाब या जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? भैया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। समय क्या? 1955, 1955 में भाषा आयोग का, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ। और इसका गठन 1953 में हुआ था प्रथम बार। कब? 1953 में। भाषा के आधार पर गठन 1953 में हुआ था, ठीक है। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। कौन भैया? बीजी खेर साहब हैं, बीजी खेर साहब है। अब बताओ, और साथ ही ये बताओ राजस्थान कब बना? जम्मू कश्मीर और पंजाब क्या स्थितियां थी, विभाजन वगैरह बताओ। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न से पहले ये आ गया भैया, ये देखो आपका क्या है, रेलवे का नया बैच स्टार्ट हुआ है। और स्पेशल बैच कब? 29 जुलाई। समय निर्धारित है 29 जुलाई। और टाइमिंग क्या है? 9:45 से लक्ष्य क्लासेस। और ये आपके प्रबंधक महोदय, फाउंडर महोदय और सीईओ है ना, फाउंडर और सीईओ, ये आपके देशांत सर हैं, जिनके कंधों पे लक्ष्य क्लासेस का पूरा भार टिका हुआ है और आप लोगों का भविष्य टिका हुआ है। और इन्हीं का कुशल मार्गदर्शन है कि लक्ष्य क्लासेस दिन प्रतिदिन शिखर पे पहुंच रही है संस्था। तो आप लोग ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों को भी बताइए कि लक्ष्य क्लासेज आएँ और अपना भविष्य संवारें। तो चले आगे भैया, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर काहै रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है भैया? आज तो मंगलवार है, सब मंगल होगा, अमंगल की जगह ही नहीं है। भैया ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अभी तो बताए। अब भैया इसमें टाइम या ना लगाओ, जल्दी से बता के आगे बढ़ो। अब क्या इसमें दौड़ाएं? यहाँ पे एक नया लग रहा है, पैसाची से बता देता हूँ क्या है भैया। पंजाबी है। क्या है? पंजाबी है। पंजाबी के अलावा लहंदा है, लहंदा है। लहंदा को लहंगा ना समझिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ गया भैया साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अब तो आएगा मजा, कहोगे गुरुजी मतलब एकदम 2-3 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, उसके बाद आप पता नहीं कहाँ से ले आके प्रश्न वाले ले आके रख दे रहे हैं। अरे भाई पढ़ रहे हो ना, विशेष मांग थी, तो अगर विशेष मांग में विशेष प्रश्नों की श्रृंखला तो होनी ही चाहिए, काहे नहीं होगी? अब बताओ, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, शिव सिंह सेंगर ने कहा या राहुल सांकृत्यायन ने कहा? अब बताओ किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? जल्दी से बता दो तो मैं मानूं, लेकिन बता नहीं पा रहे हो तो मैं बता देता हूं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इनको हिंदी का इतिहासकार कहा जाता। क्या कहा जाता? हिंदी का इतिहासकार कहा जाता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आध रचना वगैरह बता दो। अशोक के फूल, कुटज वगैरह है ना, अशोक के फूल और कुटज हैं। अब बताइए शिव सिंह सेंगर महोदय ने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज। और कब लिखा था? 1800 कब बताओ कब? 1883 में। कब भैया?
1883 में, और इन्होंने ही सर्वप्रथम सभी कवियों को हिंदी भाषा का सिद्ध किया था। ठीक है, जीवन परिचय देने का काम इन्हीं महोदय ने किया था। पुष्य और पुण्य को इन्होंने ही हिंदी का प्रथम कवि माना था, उनकी रचनाओं में नहीं मिलती। राहुल सांकृतन घुमक्कड़ी, घुमक्कड़ी और घुमक्कड़ी है, इन्होंने हिंदी को अपनी हिंदी जो है इसका पुराना नाम कौरवी इन्होंने बताया। इन्होंने एक काम और किया, अपनी भाषा के प्रथम कवि सरहप्पा जी के बारे में इन्होंने बताया, सिद्ध कवियों के बारे, सिद्ध संतों के बारे में इन्होंने बताया। सिद्धों की संख्या 84 होती है, ये भी इन्होंने बताया, है ना। ये महान विद्वान थे और इनको क्या कहा जाता है, महापंडित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनका उपनाम है भैया महापंडित। आपसे पूछा जा सकता है महापंडित किसका उपनाम है। इतनी जानकारी प्राप्त हुई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे चलो। ये आगे आ गया भैया, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, इसमें आप समय ना लगाइए, इसमें समय ना लगाइए। अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कहोगे गुरुजी बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी खुद में उपभाषा है, बिहारी खुद में उपभाषा है। अब इसमें बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, बोली का लघुत्तम रूप। अब तो फंस गए, जल्दी से बताओ। इसमें भी समय नहीं लगना चाहिए, जिस पर समय होगा, जिसका पोस्टमार्टम करना होगा, मैं बोल दूंगा। भैया व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण। अब बताओ, जब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। अगर ध्वनि ऑप्शन में होता तो ध्वनि होता, ध्वनि नहीं है तो क्या होगा, वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण होगा भैया, वर्ण होगा। बाकी व्यक्ति बोली, उपबोली और सहायक बोली नहीं होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आएगा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। अब आ गई फिर कलाकारी, हो गया। अब बताओ, अब तो पढ़ो, आया ना मजा। अब बताओ भरत मुनि कौन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन, इनकी पुस्तक। चलो डिटेल देता हूं, आप लोग तब तक उत्तर दीजिए, आप लोग उत्तर दीजिए, मैं इनकी डिटेल देता हूं। भरत मुनि क्या है, भरत मुनि की एक रचना है भैया नाट्य शास्त्र। क्या नाम है, कहोगे गुरुजी नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को कहा क्या जाता है, नाट्य शास्त्र को भैया विद्वानों ने पंचम वेद कहा। क्या कहा, पंचम वेद कहा, यानी कि पांचवा वेद कहा। और किसके प्रणेता है ये, किसके प्रणेता है, अब बता दो तो मैं मानूं। ये भैया रस के प्रणेता हैं, रस के प्रणेता हैं, प्रणेता, रस के बारे में बताने वाले। और रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी। कितना, 8 रस इन्होंने माना है, 8 रस इन्होंने माना है। और आगे बताइएगा, इन्होंने कहा क्या भैया, क्या कहा, अपभ्रंश को इन्होंने अशुद्ध भाषा कहा है। क्या कहा है, अशुद्ध भाषा कहा, अशुद्ध भाषा कहा। लोक भाषा, जन भाषा या देश भाषा नहीं कहा। क्या कहा, अशुद्ध भाषा। अगर भैया यहाँ पे जन भाषा और देश भाषा की बात की जाए तो पाली को कहा गया, किसको कहा गया है, पाली को कहा गया। बात समझ में आई, चले आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आता है आपका भैया, अगला प्रश्न आता है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है, मानक हिंदी। अब बता दो, इसमें भी समय नहीं लगेगा। मानक हिंदी किससे विकसित हुई है भाई, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी हिंदी या अवधि। जो मानक रूप है हम लोग पढ़ते हैं, ये अपनी खड़ी बोली ही तो है। क्या है, खड़ी बोली ही तो है। बाकी पहाड़ी हिंदी से थोड़ा जान लो। यहाँ पे पहाड़ी हिंदी से भैया 3 बोलियां निकली। कितनी, 3 बोलियां निकली हैं पहाड़ी हिंदी से। कितनी, 3 बोलियां निकली हैं। और उनका नाम क्या है, गढ़वाली। क्या है, गढ़वाली। गढ़वाली के अलावा कुमाऊनी भी बोला जाता है। क्या, कुमाऊनी बोला जाता है। कुमाऊनी के अलावा नेपाली होता है। क्या भैया, नेपाली भी है, इसकी बोली है। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, भाषा की अभिव्यक्ति से कौन कौन से रूप है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं, बताओ। मौखिक, लिखित और मौखिक, या इनमें से कोई नहीं। अरे भैया भाषा प्रस्तुत करने के माध्यम लिखित और मौखिक दोनों होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, लिखित और मौखिक। क्या भैया, लिखित और मौखिक होंगे, जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, अब बताओ भाषा और लिपि है क्या है, अब बताओ, उत्तर दो आप लोग, उत्तर दो आप लोग, जाने जल्दी से उत्तर दीजिएगा। देखते हैं किसका किसका उत्तर सही आता है। भाषा और लिपि क्या एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक,
या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या इनमें से कोई नहीं। भैया देखिएगा, भाषा के बिना लिपि का अस्तित्व नहीं, लिपि के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भाषा प्रस्तुत करने के लिए वो सहज माध्यम तो है, ये है जो बोला जाता है वो भाषा है, लिखा जाता है लिपि है। तो क्या होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। क्या होंगे भैया, एक दूसरे के पूरक होंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। अब क्या कहलाएगी, अब इसका उत्तर दो, बिल्कुल समय ना लगाओ। भाषा। क्या होगा, भाषा। भाषा, भाषा लिखने की कला, लिपि। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाएं। अब समय बचाओ, जल्दी चलो भैया। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, कब मिली, छोटा बच्चा भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, अरे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 14 सितंबर 1949, कब भैया, 14 सितंबर 1949। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलो आगे भैया, और 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। नागरी लिपि, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था उससे आप बता सकते हो क्या, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नाग लिपि या हिब्रू लिपि। क्या भैया, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का विभाजन अभी पहले मैंने बताया था। चलो आगे आ गया, अगला प्रश्न आपका आ गया। अगला है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। अब बताओ, झांसी, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़। अब बताओ कहाँ पे बोला जाता है भैया, ये है। अब बताओ, अब तो पड़े चक्कर में कहोगे गुरुजी फिर एक प्रश्न पे ले आके हमें फंसा दिए। तो भैया देखो, झांसी में तो बुंदेली रहेगी, झांसी में क्या है, बुंदेली रहेगी। ठीक है, और कानपुर में बताओ, मेरठ, अलीगढ़। अब बात आप फंस गए। तो यहाँ पे शुद्ध रूप से बात की जाए भैया, खड़ी बोली का शुद्ध रूप मेरठ में ही पाया जाता है। शुद्ध रूप से अगर खड़ी बोली बोलने की बात हो तो मेरठ ही पाया जाता है। जैसे आपसे बोला जाए, सुनो, आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि अवधि कहाँ पे बोली जाती है और ऑप्शन में लखनऊ हो तो पहले प्राथमिकता हम लखनऊ को देंगे। सुल्तानपुर, इलाहाबाद वगैरह हो या अम्बेडकर नगर, अयोध्या हो, तो वहाँ पे मेन मुख्य जड़ जहाँ पे होती है उसको प्राथमिकता देते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कानपुर में भी खड़ी बोली बोली जाती है। अलीगढ़, क्या झांसी में नहीं बोली जाती, बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः सबसे ज़्यादा मानक रूप जो मिलता है वो मेरठ में मिलता है, इसलिए मेरठ ऑप्शन सही होगा। आप लोग बिल्कुल संशय में ना पड़िएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे, अगला है भैया, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब बताओ किसने किया। क्या भरत ने किया, पतंजलि ने किया, या राजशेखर ने किया, या भामा ने किया। अब बताओ, जल्दी से बताओ। तो भरत मुनि तो रस के प्रणेता है, ये किससे संबंधित है, ये रस से संबंधित है। और पतंजलि जी योग से संबंधित है, योग दर्शन के प्रतिपादक है, और इन्होंने ही अपभ्रंश नाम दिया है। और यहाँ पे भामा, ये अलंकार के हैं, किसके हैं, अलंकार के प्रणेता है। किसके, अलंकार के प्रणेता है भैया, बात खत्म, अलंकार के प्रणेता हैं। चलो राजशेखर के बारे में आप बता दो कुछ बातें। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। अरे बताओ जल्दी से, काहे समय लगा रहे हो, यहाँ पे भैया कितनी, 22, और 22 कितनी, 22। और भैया क्या है, 23वीं भाषा कौन सी बनने वाली है, अभी हुई नहीं है। विचार था किसके बारे में, विचार था आपके भोजपुरी के बारे में। और प्रारंभ में 14 भाषाएं तो थी, कितनी थी, प्रारंभ में कितनी भाषाएं जुड़ी, ये भी बताओ कमेंट में। चलो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका आ गया, अब तो फंस गए। अब बताओ तो मैं जानूं कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। अवधी से है, राजस्थानी से है, ब्रजभाषा से है, या खड़ी बोली से है। जल्दी से बताइए। अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग, तो मैं मानूं, कमेंट में उत्तर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा कुछ कदम चलो तुम तो कुछ कदम चले हम। सारे प्रश्नों का उत्तर हो तो मैं दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा तरीका बदलेगा, आप लोग इसके उत्तर दीजिएगा। नहीं दे पाओगे तो मैं तो दूंगा ही। चलते हैं आगे बढ़ते, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आप बताओ, चाहे जैसे बताओ। चलो
आगे है भैया अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम तो भैया क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताइएगा, कैसे होगा। अरे उत्तरकालीन का मतलब क्या होता है, आप देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आप कहोगे गुरुजी हम संस्कृत लिख देंगे, संस्कृत के बाद हम पाली लिख देंगे, पाली के बाद क्या लिख देंगे, प्राकृत लिख देंगे, प्राकृत के बाद क्या लिख देंगे, अपभ्रंश लिख देंगे, अपभ्रंश लिख देंगे, और अपभ्रंश के बाद क्या लिख देंगे, अवहट्ट लिख देंगे, अवहट्ट लिख देंगे, और उसके बाद हिंदी लिख देंगे। अब बताओ अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, उत्तरकालीन माने क्या होता है, बाद की अवस्था। कब, बाद। पहले की अवस्था तो होता प्राकृत, लेकिन बाद की अवस्था क्या है, अवहट्ट होगी, इसलिए अवहट्ट को लगाएंगे, क्योंकि हिंदी ऑप्शन में है ये नहीं, हिंदी ऑप्शन में है ही नहीं, और हिंदी होता तो हिंदी को मानते। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आ गया, मगही किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है, किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है, जल्दी से बताइए। मगही, मगही, मगही कहाँ पे बोली जाती है भैया, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो भैया बिहार में बोली जाती है, कहाँ पे, बिहार में, बिहार, बिहार में मगही के अलावा मैथिली भी बोली जाती है। क्या भैया कहोगे गुरुजी, मैथिली और भोजपुरी, मैथिली और भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली और भोजपुरी। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बघेली बोली जाती है, मालवी भी है, बघेली भी है, मालवी है। और राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरिया। और छत्तीसगढ़ में पूरी छत्तीसगढ़ी। कहाँ से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। अब बता दो जानो, आप फिर फंस गए, बताओ तो प्रश्न में है दम ना, बताओ। और क्लास कैसी है ये बताओ, क्या रूप रचना के आधार पे करेंगे, या ध्वनि के आधार पे, इतिहास के आधार पे, अर्थ के आधार पे। भैया इतिहास के आधार पे करेंगे, किसके आधार पे, इतिहास के आधार पे करेंगे। भाषाओं का विभाजन हम ध्वनि, रूप रचना या अर्थ के आधार पर बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। अब यहाँ पे फिर थोड़ा चक्कर में, अरे मैं तो कंफ्यूज कर रहा था आपको, फिर आप आइए वही क्रमवा जानिए, वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। समझाने का कैसे, यही क्रम है आपका, संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या है भैया, पाली, और पाली के बाद क्या है, प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या है भैया, अपभ्रंश के बाद हिंदी या अवहट्ट भी तो आता है। तो ये बताओ संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। जब भैया ऑप्शन में हिंदी तो बिल्कुल होगा नहीं, हिंदी तो बिल्कुल होगा नहीं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ये अलग विभाजन है, ऑप्शन कैंसिल कर ले गए। तो अब ये बताओ संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। अगर यहाँ पे पाली होता तब तो ये होता, ये नहीं है, तो प्राकृत को ही मानेंगे, किसको, प्राकृत को मानेंगे। अगर प्राकृत भी ना होता तो अपभ्रंश को मानते। ये क्रम, इस क्रम के आधार पर, ठीक है, बात क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आ गया, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब फंसे, ये दे लोगे, बताओ जल्दी, 5 रुपए का इनाम है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, 5 रुपए का इनाम है, सब बता ले जाओगे। क्या प्राकृत है, बांग्ला है, अपभ्रंश है, या संस्कृत है। क्या है भैया, बांग्ला, क्योंकि बंगाली ना, बंगाली, बांग्ला के नाम पे जातीय भाषा कहते हैं बंगाली को, किसको, बंगाली, बंगाली बोली भी है, बंगाली भाषा, ठीक है। और पुरानी बांग्ला को ब्रजबोली कहते हैं। चले आगे। अब भैया प्राकृत को मलेच्छों की भाषा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, मलेच्छों, मलेच्छों की भाषा, मलेच्छों की भाषा कहा गया है प्राकृत। और जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए थे। क्या, जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। चले आगे, आगे अगला है भैया, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है, जल्दी से बताइए, क्या है नाम। क्या जायसी है, अमीर खुसरो है, विद्यापति है, या पुष्पदंत है, जल्दी से बताइएगा। जायसी जी तो अवधि वाले हैं, जायसी जी तो अवधि वाले हैं, ठीक है। अमीर खुसरो ही सही होंगे, अमीर खुसरो ही सही होंगे। विद्यापति तो मैथिली वाले हैं। क्या है भैया, मैथिली वाले हैं, मैथिली वाले हैं और अवहट्ट वाले हैं, मैथिली वाले हैं और कहाँ के हैं, ये अवहट्ट वाले हैं, अवहट्ट वाले हैं, है ना। और पुष्पदंत जी तो अपभ्रंश वाले हैं। कहाँ के हैं, अपभ्रंश के हैं भैया, कहाँ के हैं, अपभ्रंश के हैं। बात क्लियर। और अगर बात की जाए तो जायसी जी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहलनामा, मसलनामा, अमीर खुसरो की मुकरियाँ और पहलियाँ,
नूह सिपर और खालिक बारी, नूह सिपर और खालिक बारी। विद्यापत की कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, पदावली है मैथिली भाषा में, इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और पुष्पदंत भी अपभ्रंशकालीन विद्वान हैं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं। और अगला आ गया 37वां प्रश्न। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अब देखो फिर आ गया मजे का क्वेश्चन। अब बताओ क्या है, क्या जनपदीय हिंदुस्तानी या वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी कहा था या रेखता कहा था? जल्दी से बताओ क्या कहा था, क्या कहा था? कौरवी तो पुरानी, कौरवी तो खड़ी बोली का पुराना नाम है। अब भैया इन्होंने क्या कहा था? जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था, जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर। सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए किस का अध्ययन आवश्यक नहीं है? अरे वही विकास क्रमों जो अभी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी करके कर रहे हैं ना, तो किसकी जरूरत नहीं है भाई? किसकी जरूरत नहीं है? ब्रज भाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत, पाली भी होना चाहिए, प्राकृत भी होना चाहिए और अपभ्रंश भी होना चाहिए। चलिए चलिए, और हिंदी की भी आवश्यकता है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगरा के बोली का नहीं होना था, की होना था? आगरा का बोली क्षेत्र है, आगरा का बोली क्षेत्र है। भैया आगरा हो या मथुरा, आगरा हो या मथुरा, क्या होगा? ब्रज भाषा। आगरा हो या मथुरा, तो क्या होगा? कहोगे गुरुजी ब्रज भाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रज भाषा। आगरा के साथ मथुरा भी, मथुरा भी है ना। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में, और अवधि का केंद्र लखनऊ, अवधि का केंद्र लखनऊ होगा। बात क्लियर है? खड़ी बोली का शुद्ध रूप मेरठ में। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना बताओ, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य सन 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको कवि सम्राट भी कहते हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, उन्हीं की रचना प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया। खड़ी बोली का द्वितीय महाकाव्य किसे? वैदेही वनवास, जिसका रचनाकार क्या है? 1940। कब लिखा गया? 1940 में। और खड़ी नाम देने वाले सदल मिश्र जी हैं, और साथ में लल्लू लाल। सदल मिश्र की रचना नासिकोत्पाख्या, लल्लू लाल की रचना क्या है? लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। उसके पहले ब्रज भाषा में रचना करते थे। किसमें? ब्रज भाषा में रचना करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है, जल्दी बता दो क्या होगा? पूर्वी हिंदी से आएगा ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी से गुजराती, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, पहाड़ी से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली राजस्थानी, और राजस्थानी से मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरिया, जयपुरिया को कहेंगे ढूडाली। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? अब यहीं पे तो बातें फंसी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? लोग फंस जाएंगे, कहेंगे ब्रज भाषा, खड़ी बोली या बुंदेली या बांगरू। भैया यहाँ पे थोड़ा सा संशय भी आप लोग ना पढ़िएगा। वैसे तो वास्तव में खड़ी बोली है, लेकिन ये क्या होगा? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है भैया? खड़ी बोली है। कौन सी होगी? खड़ी बोली है। क्या है भैया? खड़ी बोली होगा। लेकिन आप यहाँ पे वर्तमान समय में ये होगा, लेकिन जब ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, शायद टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भैया क्योंकि अधिकतर काव्य भाषाएं हमारी ब्रज भाषा में हुई हैं, क्योंकि देखो सुनो कि वीरगाथा काल हो, भक्ति काल हो या रीति काल हो, आधुनिक काल में भी जो काव्य रचनाएं मिलती है ब्रज भाषा भी होती हैं, तो ब्रज भाषा को वहाँ पे माना गया था, लेकिन मौके की स्थिति पे खड़ी बोली ही होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ें। और कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? फिर ले आके फंसा दिए। अब बताओ तो जाने। बताओ कवि वचन सुधा। भैया कवि वचन सुधा जानते हो? यह हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। समाचार सुधा वर्षण ये हिंदी का दैनिक समाचार, प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। और हिंदी प्रदीप और भारत मित्र, इनमें से बताओ भैया। यही भारत मित्र था भैया, भारत मित्र था। और आपके सामने मैं काम दे रहा हूँ, भारत मित्र किसका पत्र है, संपादक कौन है? और हिंदी प्रदीप
दोनों को बता दो, बता ले जाओगे, आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और समाचार सुधा वर्षण 1954 और ये 1967-68। चलिए आगे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे, अब बताओ तो जाने। क्या श्याम सुंदर दास जी नहीं थे, क्या ठाकुर शिव कुमार सिंह नहीं थे, या राम नारायण मिश्र जी नहीं थे, या रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे? यही नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे भैया, रामचंद्र शुक्ल जी बिल्कुल नहीं थे। और बाबू श्याम सुंदर दास को एक काम किया गया था, जब भैया हिंदी वर्तनी मानकीकरण से संबंधित समिति बनी 1961-62 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1967 में प्रस्तुत की, उसके ये अध्यक्ष थे, सभापति थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया भैया, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, जल्दी से बता दो, ये तो इजी है। बताओ खड़ी बोली का किससे हुआ भैया? सौर सेनी से हुआ। किससे हुआ? हम बताएंगे, सौर सेनी से हुआ। बता दो भैया किससे हुआ? सौर सेनी से हुआ। किससे हुआ? सौर सेनी से हुआ। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ क्लास लग कैसे रही है? मजा आ रहा है? प्रश्नों का संकलन कैसा है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा बताओगे, अच्छा है भी। चलिए ये बताओ, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी भैया। देखिएगा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे मराठी भाषा का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, गुजरात में हुआ है। क्योंकि जो तर्क मिलता है, विद्वान कहते हैं गुजरात में देवनगर नामक स्थान है, वहां पर निवास करने वाले ब्राह्मणों को नागर कहा जाता था। यह लिपि सर्वप्रथम उनके ही द्वारा प्रयोग में लाई गई, इसलिए इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। देवनागरी अभी बताया था मैंने, देवनगर से देव लिया गया, नागर ब्राह्मणों को कहा जाता था, बड़ी की मात्रा प्रत्यय के रूप में जुड़ी, बन गया देवनागरी। ठीक है, गुजरात राज्य में। लेकिन गुजराती भाषा मौके पे गुजराती लिपि में लिखी जा रही है, ना कि देवनागरी में। आप संशय में ना पड़िएगा। चलिए आगे भैया, अगला प्रश्न आपका है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। भैया किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से होगा। किससे होगा? द्रविड़ भाषा परिवार से होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्रविड़ भाषा परिवार अभी 25% जनता आती है ना, तो यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन सी भाषा होंगी भैया? तमिल होगी, तमिल के अलावा तेलुगु के अलावा मलयालम के अलावा कन्नड़ भी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जैसे भारोपीय भाषा परिवार की मुख्यतः भाषा क्या है? अपनी प्यारी हिंदी। और सबसे बड़ा भाषा परिवार है भैया, सबसे बड़ा भाषा परिवार क्या है? भारोपीय भाषा परिवार। बात क्लियर? चले आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका आ गया, और अगला प्रश्न, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी? भैया पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है भैया, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी कहाँ की? पूर्वी राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, या 11 जून, या 15 सितंबर? आप लोगों को एक काम देता हूं कि आप लोग सभी 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, और 11 जून को क्या मनाया जाता है, 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मनाया ही जाता है। थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप लोगों को पता है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये मान लिया गया, ये मान्यता दी गई कि हमारी राजभाषा हिंदी को ही कहा जाए, हिंदी को ही बोला जाए, हिंदी को ही मान्यता दी जाए। लेकिन एक संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम था बोहार राजेंद्र सिन्हा। उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप हिंदी को क्या भैया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और उन्हीं का जन्मदिवस है, इसीलिए उसी दिन घोषणा हुई, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बात करें भैया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। याद रखिएगा, बाकी आप बताइए।
चलिए आगे क्या है भैया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप बता ले जाओगे, आप बताओगे क्या है भैया, 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये आप बताओ, मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ भैया। 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है, 2006 से मनाना शुरू हुआ, क्योंकि 10 से 14 जनवरी सन 1975 को वर्धा नामक स्थान, नागपुर को संतरा नगरी कहते हैं, और जहां से सांसद माननीय नितिन गडकरी जी हैं मौके पे, हाँ सड़क मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। तो आप जानिएगा वहाँ पे हुआ क्या भैया, हिंदी के फैलाव के लिए और हिंदी भाषी लोग जो विश्व में निवास कर रहे हैं उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आदर्श वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण विश्व हमारा क्या है, संपूर्ण विश्व हमारा क्या है, परिवार है। मॉरिशस के तत्कालीन अध्यक्ष माने तत्कालीन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही आए थे। चलो आगे चलते हैं। आगे भैया हिंदी के प्रथम कवि कौन है भैया, हमने बताया था वीडियो के माध्यम से, कौन है, अपने सरहपा जी हैं। कौन है, सरहपा जी हैं। और सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। और सरहपा को राहुल भद्र, सरोज वज्र, पदम भद्र और सरहपाद भी कहा जाता है। लोईपा, कढ़पा और शबरपा ये सब के सब क्या हैं, सिद्ध साहित्य के कवि हैं। और इनकी एक रचना बता देता हूँ भैया, दोहा कोश। क्या है, दोहा कोश है ना। और यहाँ पे शबरपा की एक रचना पूछी जाती है, चर्यापद। क्या है भैया, चर्यापद इनकी रचना पूछी जाती है। चलो आगे बढ़ें। आगे है भैया, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेतों में, किसमें होती है, तीनों में होगी। अब लिपि की आवश्यकता होती है, अब भैया बताओ किसमें आवश्यकता होगी, विचार करो किसमें होगी, देखते हैं किसका उत्तर सही आता। भाषा बोलने में, अरे कुछ चीज़ें याद भी रहती है उसको भी बोल लेते हो, जरूरी नहीं है लिखा ही बोलोगे। तो भाषा लिखने में, भाषा संकेतों में आप इशारा करोगे, लिखा होना जरूरी थोड़ी है। तो भाषा लिखने में लिपि का प्रयोग होता है, ये तीनों में करके आपको कर दिया था कंफ्यूज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी क्षेत्र में, किस बोली क्षेत्र में स्थित है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। अब थोड़ी सी बातों में यहाँ पे फंस जाओगे, कहोगे गुरुजी सारी बातें यहाँ पे हैं, तो भैया मुख्यतः मगही है, और भी भाषाएं हैं लेकिन मुख्यतः मगही ही माना जाएगा। क्या होगा, मगही ही माना जाएगा, मगही। अंगिका तो उपबोली है, मगही। ठीक है, भोजपुरी मैथिली भी है, ऐसा नहीं है, निवास करेंगे लेकिन मगही ही माना जाएगा। चलें आगे चलें, अगला प्रश्न और है। तो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, कुटिल लिपि से, गुरमुखी से, नेपाली लिपि, सेमेटिक लिपि, बताओ कौन सा होगा। ये तो स्ट्रक्चर बनाए थे ना, ये स्ट्रक्चर बनाए थे, वहाँ से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या होगा, कुटिल लिपि। कहाँ भैया, कुटिल लिपि से होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, गुरमुखी में पंजाबी लिखी जाएगी। अब भैया बताओ देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, अब बताओ भैया क्या है। ये अच्छा प्रश्न है, वर्णनात्मक है या अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है। क्या है भैया, अक्षरात्मक है, क्योंकि जैसे अगर का लिखना है तो इसका एक निश्चित आकार है, खा लिखना है निश्चित आकार है, गा लिखना है, बड़ा आ लिखना है या छोटा आ लिखना है, इसका निश्चित आकार है। तो क्या है, अक्षरात्मक है। और चित्रात्मक लिपि का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, इसको तो सब बता दोगे। क्या है भैया, भास धातु। किससे, भास धातु, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहना या प्रकट करना। बात समझ में आई, कहना या प्रकट करना। और वाक माने क्या होता है, बोली। चले आगे बढ़ें। अगला क्या है, भाषा है। अब बता दो तो जाने, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति या सहजात योग्यता।
अब बताओ सहजात योग्यता। अब बताओ, आप संशय में पड़ गए। भैया देखो, अर्जित संपत्ति ही होगी, अर्जित संपत्ति ही होगी। कैसे होगी ये आप समझिए, ये आप समझिए। जैसे कोई भी बच्चा अपनी, अरे जब हम पैदा हुए या जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो सुनने के बाद ही तो वही भाषा बोल पाता है, तो वो स्वयं से ही तो सीखता है, बोलने का प्रयास करता है, उसका मुंह ही तो क्रियाशील होता है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है। और अर्जित संपत्ति कैसे है? जैसे हम हिंदी भाषी राज्य में रह रहे हैं, हिंदी तो हमें अपने अभिभावकों से मिल गई, लेकिन अगर अंग्रेजी होगा तो उसको अर्जित करेंगे, सीखेंगे। उर्दू सीखना है तो सीखेंगे ना, तो भाषा अर्जित संपत्ति है। बांग्ला सीखना होगा, पंजाबी सीखना होगा, तो ये अर्जित संपत्ति ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी को उर्दू आ रहा हो तो हमें भी आने लगेगा, उसको सीखना पड़ेगा, इसलिए अर्जित संपत्ति है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा नाम सबसे पहले किसने सुझाया? अब बता दो तो जाने। अब चलो कुछ देर ले लेते हैं। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, किसने सुझाया? बताओ, यहां पे संशय में पड़ोगे, नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो इस पे विचार करो, विचार करो। और इसका उत्तर मैं नहीं देने वाला, मैं दूंगा ही नहीं। आप बताओ कि ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप दीजिए। बार बार यही कहता हूं ना, नर हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो जिससे नाम हो। चलो दो उत्तर। नहीं आएगा तो मैं तो बैठा हूं ना, कमेंट में उत्तर दूंगा ही। नहीं आया तो मैं दूंगा, लेकिन कमेंट में आप दीजिए। चलिए आगे, आगे है भैया, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? अब बताओ, भारत की संपर्क भाषा अधिकतर कौन सी है? भैया क्या है? हिंदी होगी। अब हिंदी होगी। कुछ लोग सोचेंगे बाहर अंग्रेजी से भी संपर्क करते हैं, बाहर अंग्रेजी से भी संपर्क करते हैं, ये विचार में आएगा। संस्कृत उर्दू को तो फट्टे काट देंगे, संस्कृत उर्दू को बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि वो सहायक भाषा के रूप में है, हिंदी ही संपर्क भाषा है। अगर हम देश से बाहर जाते हैं तो हमारी भाषा वाला जो मिलेगा तो उससे हमारा मेल जोल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए आपका हिंदी ही है। ठीक भैया, चलो आगे चलते हैं। आगे है भैया, टकसाली भाषा कहते हैं, किसे कहेंगे, किसे कहेंगे? अब बता दो तो जाने, अब बता दो तो जाने। संस्कृत भाषा, ग्रामीण भाषा या परनिष्ठित भाषा? भैया परनिष्ठित भाषा को ही टकसाली कहेंगे, परनिष्ठित को ही टकसाली कहेंगे। बिल्कुल विचार में ना पड़िए। प्रश्न कैसे हैं ये जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? जल्दी से बता दीजिए। उत्तर भारत में कौन सी भाषा नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? भैया ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी बोली जाती है, पहाड़ी ही नहीं बोली जाती। पहाड़ी पहले बोली जाती थी जब उत्तराखंड अलग नहीं था, उत्तराखंड अलग हो गया, सीधे उधर चले गए सब पहाड़ी क्षेत्र। आगे भैया, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? आप बताओ। कहोगे गुरुजी अवधी नहीं है, अवधी नहीं है। अवधी है किसका? पूर्वी का। किसका है? पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी किसका भैया? पूर्वी हिंदी। प्रश्न अच्छे हैं। चलो आगे चलते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि, अब तो आएगा मजा, अब तो आएगा मजा। अब उत्तर दीजिए कौन है? तुलसीदास जी हैं, जायसी हैं, विद्यापति हैं या नंददास हैं? थोड़ा इस पे मेरा मन कर रहा है, थोड़ी चर्चाएं मैं करता चलूं, तभी आएगा मजा। भैया तुलसीदास, जायसी, विद्यापति। तो मैं बताऊं, मैथिली विद्यापति जी हैं, क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी पदावली। क्या लिखी भैया? पदावली लिखा। और पदावली किस भाषा में है? मैथिली भाषा में ही, मैथिली भाषा में है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कोकिल, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति का अन्य नाम अभिनव जयदेव भी है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। भैया हिंदी का जातीय कवि इनको कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है ना। अब देखिएगा, नंददास कौन है? ये जड़िया कवि हैं भैया। कौन है? जड़िया कवि हैं, क्योंकि इनके बारे में
रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और सबसे छोटे छोटे अष्टछापी हैं, छोटे अष्टछापी कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा में जो अष्टछाप बना था भैया, कृष्ण काव्य धारा में जो अष्टछाप बना था भैया, जायसी जी क्या हैं? सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि। क्या है भैया? सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इतनी जानकारी तो पर्याप्त है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जयपुरी का स्थानीय नाम, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या होगा? ढूढ़ाली होगा। क्या होगा? ढूढ़ाली होगा। ढूढ़ाली 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 क्या होगा भैया? ढूढ़ाली होगा। ढूढ़ाली ढूढ़ाली, कुछ नहीं सोचना, ढूढ़ाली होगा। बने रहिए मेरे साथ, ढूढ़ाली होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? किस में नहीं होता? किस में नहीं होता? किस में नहीं होता? अवधि में नहीं होगा। अवधि में नहीं होगा। अवधि में नहीं होगा भैया। चले आगे बढ़ें। अगला क्या है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली क्या है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली, भोजपुरी। अब फिर फंस गए। अरे भैया खड़ी बोली तो है, ये है खड़ी बोली तो बोली ही जाती है, लेकिन खड़ी बोली का जो क्षेत्रवा है वो अवधि के भी अंतर्गत आता है। अवधि भी बोली जाती है और अवधि क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद को रखा गया है। मुख्यता की बात है भैया, अवधि के अंतर्गत इलाहाबाद को रखा गया। आप संशय में न पढ़िए। और इसका अवधि, और इसके साथ मैं ये भी बता रहा हूँ, खड़ी बोली भी बोली जाती है। अवधि में बोली जाने वाली बोली, क्योंकि खड़ी बोली आपकी साहित्यिक भाषा भी बन जाती है। खड़ी बोली आपकी साहित्यिक भाषा भी बन जाती है। ऐसा नहीं है खड़ी बोली नहीं बोलते। जैसे अपना सुल्तानपुर है, ये बताओ सुल्तानपुर में क्या कोई खड़ी बोली नहीं बोलता? बोलते तो हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे ना हम अवधि के क्षेत्र के हैं ना। यही सेम कंडीशन इलाहाबाद में, सेम कंडीशन इलाहाबाद में भैया। क्या आगरा और मथुरा में खड़ी बोली नहीं बोली जाती? वो तो है ना, राष्ट्रीय स्तर पे तो है, लेकिन क्षेत्र विशेष के स्तर पे ब्रज भाषा वहाँ के लोकल लोगों द्वारा, मतलब गांव वाले, गांव देहात में ज़्यादा अवधि बोली जाती है, इसलिए इलाहाबाद में अवधि को रखा गया। ठीक भैया, चलें आगे भैया। आगे इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है? तो भैया क्या नहीं है? तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे मालवी, निमाड़ी, बुंदेली और बांगन। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। एक प्रश्न मैं आपको और देता हूँ, चलो, क्योंकि 5 प्रश्न मैंने सोच के रखा था, 3 तो ये चौथा, 4 का उत्तर दो, नहीं तो कमेंट में मैं तो उत्तर दूंगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो भैया मैं बताऊं, ये ब्रज भाषा की रचना है। किसकी? ब्रज भाषा की रचना है। ब्रज भाषा की रचना है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है भैया? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। क्या ब्रज भाषा बोली जाती है? अब आइए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता से कौन सी भाषा बोली जाती है? आपका उत्तर आएगा भैया क्या? आपका उत्तर आएगा क्या? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। संस्कृत में तो पढ़ा जाता है। और राजभाषा कहाँ की है? कहाँ की है? उत्तराखंड की। मराठी महाराष्ट्र में, मारवाड़ी राजस्थान में। चलो आगे आया भैया, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अब बताओ कौन सी प्राचीन नहीं है? यही देखो, पंजाबी नहीं होगी। क्या भैया? पंजाबी नहीं होगी। बाकी अपभ्रंश हुआ, प्राकृत हुआ और संस्कृत। ये अब भैया संस्कृत के साथ मैं थोड़ी बातें करना चाहूँगा। संस्कृत भैया, संस्कृत में क्या लिखे गए? संस्कृत की प्रथम जो पुस्तक होती है वो आपकी भैया ऋग्वेद आ जाती है। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कहते हैं ऋग्वेद को। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और आगे बढ़े। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है?
विकसित हुई है? तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। भैया ये पांचवा प्रश्न था जो मैं आपको दे रहा हूं आपको खुद से करने के लिए, क्योंकि 4 हो गए थे, 5वां ये है। चलो आगे बढ़ूं, दीजिए, हैरान मत होइए, मैं तो हूं ही ना। आप बताइएगा किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? अब बताओ भैया किसका किया जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में, या दक्षिण अमेरिका में, या पाकिस्तान में? मॉरिशस में किया जाता है। कहाँ पे? मॉरिशस में किया जाता है, मॉरिशस में किया जाता है। तो भैया ये आपके कितने 72 प्रश्न थे, 72 प्रश्न थे भाषा और लिपि से संबंधित। सारा संकलन आपको मिल गया। और ये क्लास आप लोगों के लिए कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5 प्रश्नों का उत्तर भी दीजिएगा, नहीं देंगे तो हम देंगे ही। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के सकारात्मक उत्तर रहें तो वैसे तो बातें पूरी हो गई हैं, लेकिन एक छोटी एक क्लास और भाषा और लिपि की और लेके आऊँगा, एक क्लास और लेके आऊँगा। बाकी तो ये समझ लो 90% बातें पूरी हो गई हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर भी देखते हैं, अगर आप लोगों की मंशा हुई ऐसी क्लासों की तो एक क्लास और लेके आऊँगा। क्वेश्चन अभी नहीं बताऊँगा कितने क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।